हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो पिछले वीडियोज में आपको एक क्लासिफिकेशन बताया गया था एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम के जो क्लासिफिकेशन था वह लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो था वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 के द्वारा आपको एंजाइम को बताया गया था कि एंजाइम जो है वह 6 क्लास में डिवाइड किया गया। ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेरेडक्टेज, लाएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज, ये सब जो थे वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग दी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 के अनुसार जो था आपका प्रोटीन एंजाइम जो था वो 6 क्लास में डिवाइड किया गया था। तो पिछले वीडियोज में हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था। तो आज की इस वीडियोज में हम जो आपका एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वह किस तरीके से अफेक्ट होती है और एंजाइम की यूनिट क्या होती है एक्टिविटी की। तो यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियोज नहीं देखा है तो आप एक सिस्टम से वीडियोज को देखते चलिए ताकि आप एक सिस्टम से नॉलेज को गेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी की बात करें तो एंजाइम जो होते हैं वे एंजाइम स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। तो आपके जो एंजाइम होते हैं वे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। देयर एक्टिविटी इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट, यानी इसकी जो यूनिट है वह स्टैंडर्ड यूनिट पर मेजर की जाती है। अंडरस्टैंडिंग एंजाइम यूनिट हेल्प इन रिसर्च एंड मेडिकल एप्लीकेशन, इसका जो एंजाइम की यूनिट है उसका जो हेल्प करता है वह रिसर्च और एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया एंजाइम एक्टिविटी की। अगर हम एंजाइम की एंजाइम यूनिट की बात करें तो इसे यू से डिनोट करते हैं और कन्वेंशनल यूनिट नाम इसका पूरा है। तो वन एंजाइम यूनिट यू इक्वल होता है कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि वन एंजाइम यूनिट जो इक्वल होता है जिसे यू से डिनोट करते हैं कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि ऑप्टिमल कंडीशन पर माइक्रो मोल ऑफ सबस्ट्रेट, ये जो है ये कंडीशन ऑप्टिमल कंडीशन ये कंडक्ट की जाएगी। तो ये जो आपका म्यू मोल या फिर माइक्रो म्यूल जो आपका सबस्ट्रेट है पर मिनट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन के आधार पर जो एंजाइम की यूनिट है इसको कंडक्ट किया जाए। ऑप्टिमल कंडीशन इंक्लूड सबस्ट्रेट सेचुरेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब होता है जैसे जो सबस्ट्रेट है उसका पीएच कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, इस आधार पर इसको देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर ले तो इसकी डेफिनेशन जो है द नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट पर मिलियन पर प्रोटीन, यानी कि द नंबर ऑफ एंजाइम पर मिलियन पर प्रोटीन जो होती है उसे हम इसकी स्पेसिफिक यूनिट नाम देते हैं। यूज टू मेजर एंजाइम प्योरिटी एंड इफ़िशियंसी, यानी कि इसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए एंजाइम की प्योरिटी और इसके अलावा इफ़िशियंसी को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। हायर स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है मोर प्योरीफाइड एंजाइम की होती है। तो हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है वो मोर प्योरीफाइड एंजाइम की होती है। इसके बारे में हो गए स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में। इसके अलावा अगर हम इसके कैटल की बात करें, कैटल यानी कि इसे शॉर्ट में कैट बोलते हैं, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें या कैटल जो इसकी एसआई यूनिट है एंजाइम की, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड, यानी कि दी अमाउंट ऑफ एंजाइम की जो अमाउंट होता है कैटलाइज की जाती है कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड, 1 मोल को पर सेकेंड में इसको कैटलाइज किया जाता है। तो 1 कैटल यानी 1 कैट बराबर 1 मोल पर सेकेंड होता है। यूज टू लार्ज स्केल एंजाइम रिएक्शन बट लेस कॉमन इन बायोकेमिस्ट्री लैब, लेकिन इसका जो लार्ज स्केल पर एंजाइम रिएक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यह जो बायोकेमिस्ट्री लैब होता है इसमें यह लेस कॉमन देखा गया है। तो यह इसका एक एसआई यूनिट हो गया। इसके अलावा हमने पिछले अभी स्लाइड में आपको बताया कि ये इसकी जो स्पेसिफिक यूनिट है आपकी जो इसकी स्पेसिफिक यूनिट जिसे हम लोग यू से डिनोट करते थे, कैटलाइज करता था, ट्रांसफॉर्मेशन करता था 1 मोल
1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन के आधार पर। इसके अलावा AX की कॉन्वेंशनल यूनिट थी। और ये आपकी जो अगली यूनिट है वो SI यूनिट, जिसे हम लोग कैटल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैट नाम देते हैं। SI यूनिट इसकी है। इसकी SI यूनिट 1 कैटल इक्वल होता है 1 मोल पर सेकेंड। तो यह इसका यूनिट हो गया। इसके अलावा अगर हम समरी एन की पाथवे की बात करते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम की यूनिट जो होती है यू से डोनेट करते हैं। माइक्रो या म्यू मोल माइक्रो और इसके अलावा मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है और वह यू से डोनेट करते हैं, U/mg ऑफ प्रोटीन मेजर्स एंजाइम प्योरिटी। इसके अलावा कैटल जो होता है कैट से डोनेट करते हैं मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड, जो इसकी SI यूनिट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हेल्प इन एंजाइम काइनेटिक डायग्नोस्टिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो इसकी समरी की ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ फैक्टर्स की बात कर लें तो समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके अलावा जो आपका एंजाइम की यूनिट है यहाँ पर समाप्त होती है। इसके अलावा अब ऐसे फैक्टर की हम बात करते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर जैसे अंडरस्टैंडिंग हाउ एंजाइम वर्क इन डिफरेंट कंडीशन में जो आपकी एंजाइम होती है वह कैसे वर्क करती है, इसके बारे में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एंजाइम क्या है। सबसे पहले समझते हैं, एंजाइम जो होती है वह एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देती है। इसके अलावा दे वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, यानी कि यह एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा लो करते हैं, लेकिन जो कि रिएक्शन में एक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो उसको ये हल्का सा स्लो डाउन कर देते हैं। और इसके अलावा ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह है वर्क करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड दे देते हैं। तो इसके बारे में हो गया। अगर पहले फैक्टर की हम बात कर लें जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। लो टेम्परेचर पर जो एंजाइम होता है स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि लो टेम्परेचर पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम इफिशियंसी जो होती है डेट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन, यानी कि मैक्सिमम जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वह ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उस ह्यूमन की अगर बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन में यह देखने को मिलती है। तो यह की मैक्सिमम एफिशिएंसी है ऑप्टिमल टेम्परेचर पर। इसके अलावा हाई टेम्परेचर की अगर बात कर ली जाए तो हाई टेम्परेचर की अगर बात की तो डी नेचर एंजाइम जो होता है उनका नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। एंजाइम की जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, अल्टरिंग दी शेप एंड फंक्शन, उसका शेप और फंक्शन सब बिगड़ जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ तक चीज़ें जो रहती हैं वो टॉलरेट की जा सकती है, तो जहाँ तक चीज़ें जो रहती है वहाँ से अगर उससे आगे का लेवल टेम्परेचर का बढ़ेगा तो उसके आगे की जो प्रोसेस होगी वहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो एंजाइम की इफ़िशियंसी है या फिर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो टॉलरेबल हो, यानी कि जो पूरी तरीके से वर्क करती हो, तो वह दैट टेम्परेचर अकॉर्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसको आप जानते रहिए। इसके अलावा अगर वहीं से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा और जो डीनेचर कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को, अल्टरिंग देयर शेप एंड फंक्शन, उसकी शेप और फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम सेकंड फैक्टर की बात कर लें तो इसका पीएच लेवल होता है। ईच एंजाइम हैज ऑप्टिमल पीएच, यानी प्रत्येक एंजाइम के पास इसका अपना ऑप्टिमल पीएच होता है। जैसे एक्सट्रीम पीएच जो होता है, एक्सट्रीम पीएच लेवल डी नेचर एंजाइम बाई ब्रेकिंग बॉन्ड, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो आपका एंजाइम है उसके बॉन्ड जो रहेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एंजाइम चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एग्जांपल की बात कर लें तो पेप्सिन जो कि स्टमक में पाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका पीएच जो होता है हाईली एसिडिक होता है, पीएच इसका 2 होता है। इसके अलावा एमाइलेज एक सलाइवा में जैसा कि जानते हैं कि एमाइलेज जो होता है सलाइवा में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का यानी कि इसका पीएच जो रहता है 7 रहता है और 7 पीएच जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वह बेसिक होता है ना तो वह एसिडिक होता है, वह न्यूट्रल होता है। तो ये दो एंजाइम है जो कि एग्जांपल है पीएच लेवल के। तो पेप्सिन का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। इसके अलावा जो एमाइलेज रहता है वो
न्यूट्रल पीएच इसका रहता है। तो इसके पीएच, दूसरे फैक्टर की बात हो गई पीएच के बारे में। इसके अलावा अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर लें कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो रहता है फैक्टर नंबर 3 है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसा होता है, मोर सबस्ट्रेट अगर रहेगा तो हायर रिएक्शन रेट की जाएगी अनटिल सेचुरेशन तक हायर रिएक्शन रेट की जाएगी। वंस ऑल एंजाइम एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड दी रैपिड प्लेटस, यानी कि जब एक बार एंजाइम की एक्टिविटी साइट को ऑक्यूपाइड कर ली जाएगा तो रेट इसकी जो रहेगी वो प्लेटस में हो जाएगी। और इसके अलावा अगर चौथे फैक्टर की हम बात करें एंजाइम कंसंट्रेशन की, तो एंजाइम कंसंट्रेशन जो रहता है, मोर एंजाइम अगर रहेंगे, अधिक एंजाइम रहेंगे तो फास्टर रिएक्शन होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है उसको हल्का सा स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर अधिक एंजाइम रहेगी तो फास्टर रिएक्शन होगी। इफ़ इनफ सबस्टेज अगर समय अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर आपका इनफ सबस्ट्रेट अवेलेबल रहेगा तो एंजाइम की रेट जो रहेगी वो फास्टर हो जाएगी। जो रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो फास्टर हो जाएगी। इफ़ सबस्ट्रेट इज लिमिटेड, अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, एडिंग मोर एंजाइम, अगर वहाँ पर एंजाइम अधिक डाल दिया, डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। जब वहाँ पर जगह ही नहीं रहेगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी कहाँ से। तो आप जानते हैं कि अगर एक कमरे में 10 लोगों को बैठने की जगह है तो वहाँ पर अगर 20 बैठा दिया जाए तो 20 तो वहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो वही समस्या एंजाइम के साथ है। अगर जगह रहेगी यानी सबस्ट्रेट अगर लिमिटेड रहेगा तो अगर उसमें अधिक एंजाइम डाल दिया जाएगा तो उसकी जो रिएक्शन की रेट रहेगी वह इंक्रीज नहीं करेगी। तो ये जानते रहिए आपके जो चौथा फैक्टर हो गया एंजाइम के कंसंट्रेशन के बारे में। इसके अलावा अगर हम पांचवें फैक्टर की बात करते हैं इनहिबिटर की जो बात हुई, इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को अफेक्ट कर देना, अफेक्ट करने के इन द सेंस कि उसको डिस्टर्ब कर देना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर हम बात कर लें तो ब्लॉक दी एक्टिव साइट, यानी कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो ब्लॉक दी एक्टिव साइट, दैट इज मेथेनॉल एंड एथेनॉल। तो ये इसके एग्जांपल है जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वर्क करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है जो बाइंड इल्सवेयर चेंज बाइंड्स इल्सवेयर चेंजिंग एंजाइम शेप, जो कि एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं, जैसे हैवी मेटल्स वगैरह जो हैं वो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह ये वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें छठवें को फैक्टर की, तो छठवां जो इसका फैक्टर है को फैक्टर एंड को एंजाइम। को फैक्टर क्या होता है, इनका ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे Mg+2 Fe2+, यानी कि मैग्नीशियम प्लस आयन, इसके अलावा आयरन+2 आयन, ये सब जो हैं एक को फैक्टर है जो कि इनऑर्गेनिक के रूप में आते हैं। को एंजाइम जैसे ऑर्गेनिक विटामिन, ऑर्गेनिक में जैसे विटामिन, हेल्प एंजाइम फंक्शन, ये सब जो हैं ये को एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। तो इस को फैक्टर को एंजाइम की बात है। एग्जाम्पल में जैसे हीमोग्लोबिन नीड्स आयरन टू बाइंड ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन को ज़रूरत होती है कि वह जो आपका Fe2+ है जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं उसके साथ ऑक्सीजन को ये बाइंड करते हैं। तो ये जो है ये भी एक तरीके का फैक्टर हो गया को फैक्टर एंड को एंजाइम का। को फैक्टर में आपका जो आपका जैसे जो आपका को फैक्टर उसमें Fe+ है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो ये आपका छठवां फैक्टर हो गया को फैक्टर एंड को एंजाइम। इसके अलावा अगले की बात करें तो एक्टिवेटर्स की अगर हम बात कर ले, एक्टिवेटर्स जो होता है एक्टिवेटर्स इंक्रीज एंजाइम एफिशिएंसी। जो आपके एक्टिवेटर्स होते हैं वह एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। एग्जांपल में जैसे क्लोराइड आयंस एक्टिवेट एमाइलेज, तो आपका जो क्लोराइड आयन होता है वह एमाइलेज को एक्टिवेट करता है। तो ये एक्टिवेटर्स की तरह वर्क करते हैं। आपका सातवां फैक्टर्स हो गया जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर अगले की बात करें सैलिनिटी एंड साल्ट कंसंट्रेशन, जो आपके हाई साल्ट डिस्टर्ब आयनिक बॉन्ड होते हैं लीडिंग टू डीनेचुरेशन। जो हाई साल्ट डिस्टर्ब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो और लीडिंग टू डीनेचुरेशन, वह डीनेचर कर देते हैं। मेल्ड्रेट साल्ट स्टेबलाइज एंजाइम स्ट्रक्चर में ये मदद करते हैं। तो ये आपका आठवां फैक्टर हो गया। नौवें फैक्टर की बात करें प्रेशर की बात करें, अधिकतर जो एंजाइम रहते हैं वो नॉर्मल प्रेशर पर वर्क करते हैं, लेकिन डीप सी ऑर्गेनिज्म जैसे आपके जो सी फिश वगैरह हैं, यानी कि ऐसे फिश जो समुद्री में पाई जाती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसके पास हाई प्रेशर एडाप्टिव एंजाइम, उसमें हाई प्रेशर टॉलरेट करने की क्षमता पाई जाती है। तो उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हाई प्रेशर एडाप्टेड एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये प्रेशर की बात हो गई, आपका नौवां फैक्टर हो गया। इसके अलावा
10वें की बात करें तो फैक्टर द नंबर फीडबैक इनहिबिटर की तरह द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इनहिबिट एन अर्लियर एंजाइम टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन, या अर्लियर जो एंजाइम रहते हैं ओवर प्रोडक्शन को रोकते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल में जैसे एटीपी इनहिबिट्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, जो कि इनहिबिट्स करता है फास्फो फ्रक्टोकाइनेज इन सेलुलर रिस्पायरेशन, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज को या सेलुलर रिस्पायरेशन में इनहिबिट करता है, रोकने का कार्य करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसका आपका 10वां एग्जाम फैक्टर हो गया फीडबैक इनहिबिटर के रूप में। इसके अलावा अगर हम और अगले की बात करें, तो अगला जो है अगला जो यहाँ पर है वह समरियन। इसके अलावा टोटल समरी की बात कर लें तो टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट एंजाइम शेप एंड फंक्शन। जो आपका टेम्परेचर होता है और एंजाइम यह क्या करता है, पीएच अफेक्ट करता है एंजाइम के शेप और फंक्शन को। इसके अलावा सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन जो रहते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन के रेट को। इनहिबिटर्स जो होते हैं स्लो डाउन कर देते हैं स्टॉप द रिएक्शन फंक्शन, जो कि रिएक्शन जो होती है उसको स्लो डाउन कर देंगे या पूरी तरीके से रिएक्शन को ख़त्म ही कर देंगे। इसका को फैक्टर जो रहते हैं एक्टिवेटर्स की तरह वर्क करते हैं एंड फीडबैक रेगुलेट प्ले द क्रूशियल रोल, यानी कि ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दीज आर द समरी अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम। तो इसके अलावा टोटल अगर यहाँ पर आप देखिए थैंक यू, यानी कि अगर आप इसी तरीके के वीडियोज चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरीके की वीडियोज आपको चाहिए तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, अगले वीडियोज में या फिर जब भी समय मिलेगा हम आपको उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।